हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो एक कैपेसिटर का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9। अभी तक कैपेसिटर में बहुत सारी वैरायटी मैंने आप लोगों को कवर करा दी। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे वो सब मैंने मेंशन कर दिए थे। इस क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, या एक दो क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जो जेई मेन या फिर नीट्स में आपके पूछे गए हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन इस क्लास में कवर अप करेंगे और उसके बाद आपका कैपेसिटर जितना आपके लिए 12th में जानना ज़रूरी है उतना कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, जो पहला क्वेश्चन ये आपको दिखाई दे रहा है अपने सामने, ये 2019 के जेई मेंस में आया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपको 4 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज निकालना है। कि जो 4 माइक्रोफैराड का हमारे पास कैपेसिटर यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज निकालना है। अब चार्ज कैसे निकाले? 10 वोल्ट की बैटरी है और बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो सपोज करो यहाँ पे एक कॉमन सी बात कि अगर हमारे पास यहाँ से क्यू अमाउंट का चार्ज चला और वो चार्ज ऐसे चलता जाएगा, इस पॉइंट पे आके चार्ज के दो रास्ते टूट जाएंगे। सपोज Q1 यहाँ पे गया हमारे पास और Q2 अमाउंट का चार्ज हमारे पास ऊपर गया। अब ये Q2 अमाउंट का जो चार्ज है यही तो इस 4 माइक्रोफैराड में से पास होके जाएगा। अभी साफ साफ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी तरह से Q2 की वैल्यू निकाल पाऊँ तो मेरा 4 माइक्रोफैराड में से पास होके जाने वाला चार्ज आ जाएगा आराम से। तो इस Q2 के लिए हम लोगों को चलना है इस पूरे क्वेश्चन में। पूरा सेटअप ये है, ईजिएस्ट वे में करना है। 4 माइक्रोफैराड के ऊपर चार्ज पूछा, चार्ज के जो आंसर्स हैं वो सारे माइक्रो कोलम में हैं, मतलब माइक्रो को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, ये डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पे बना रखा है। चार्ज में लिख लेता हूँ कि यहाँ पे सपोज क्यू अमाउंट का चार्ज चला, इस पॉइंट पे आके चार्ज के दो पार्ट हो गए। यहाँ पे Q1 गया और ऊपर वाली ब्रांच में क्या गया, Q2 गया। अब मुझे ये सर्किट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कैपेसिटर हैं। देखो, इस ब्रांच में तो सिंगल एक कैपेसिटर है, मुझे ऊपर वाली ब्रांच में भी सबको बंद करके एक ही कैपेसिटर बनाना पड़ेगा सो दैट मैं Q2 की वैल्यू निकाल सकूँ। तो अब ऊपर वालों को जरा सॉल्व करो। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो 1 और 5 माइक्रोफैराड वाले जो कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैपेसिटर कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। और पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो 5 और 1 6। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास 6 माइक्रोफैराड बन जाएगा। सर्किट को मैं फिर से एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा ऊपर वाली साइड पे, तो 4 माइक्रोफैराड तो मेरे पास रखा हुआ ही है, उसके बराबर में मेरा कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली ब्रांच की अगर बात करें तो नीचे वाली ब्रांच में हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है यहाँ पे। ठीक है, उससे नीचे वाली ब्रांच में हमारी 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इस तरह से हमारे पास सेटअप है। अब इसमें वही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये क्यू अमाउंट का चार्ज हो गया, इस जंक्शन पे आके टूटा, तो यहाँ पे हमारे पास Q1 हुआ और ऊपर वाली साइड पे Q2 हुआ। अभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा सही से। क्यों? अभी भी इशू क्या है कि अभी भी ऊपर वाली ब्रांच में कितने कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, 2 कैपेसिटर हैं। ये दोनों सीरीज में आपको नजर आ रहे होंगे, एक के बाद दूसरा कैपेसिटर रखा हुआ है। तो अब 6 और 4 को और बंद कर लो और सर्किट को थोड़ा सा और रिड्यूस कर दो। तो सर्किट को और छोटा करके मैं फिर से यहाँ बना लेता हूँ। अब जब 4 और 6 को रिड्यूस करोगे तो सी डैश कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, तो 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6। 4 और 6 माइक्रोफैराड सीरीज में तो ऐसे सॉल्व करोगे तो 24 ऊपर हो गया, 10 नीचे हो गया, कितना आया 2.4 माइक्रोफैराड हमारे पास उन दोनों का रिजल्ट आया। तो अब इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करके बनाऊंगा तो ऊपर वाली ब्रांच में एक कैपेसिटर रह गया 2.4 माइक्रोफैराड का। देखते रहिएगा, क्वेश्चन ये ऐसे ही सॉल्व होगा इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, नीचे वाली ब्रांच में कितना है, 3 माइक्रोफैराड रह गया। तो उससे नीचे वाली ब्रांच में क्या है, एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। चार्ज जैसे चला तो वापस देखते हैं, ये क्यू अमाउंट का चार्ज था, इस पॉइंट पे आके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पे Q1 और ऊपर वाली ब्रांच में Q2। मुझे क्या निकालना था, अब आप ओरिजिनल सर्किट को देखिए अपने, आपको Q2 निकालना था क्योंकि Q2 वाला ही वो चार्ज है जो इस वाली ब्रांच में एंटर करेगा। इस वाली ब्रांच में एंटर करने का मतलब वही चार्ज 4 माइक्रोफैराड पे स्टोर होगा ना। तो ओरिजिनल सर्किट से कंपैरिजन कीजिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो Q2 की है। अब वो Q2 के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पहले मैंने इस सर्किट को ऐसा बनाया, फिर मैंने इस सर्किट को ऐसा बनाया, और फाइनली अब मेरे पास सिर्फ 2 कैपेसिटर यहाँ पे रह गए और आराम से अब मैं इसको निकाल पाऊंगा। क्यों? फायदा देखो क्या हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर डायरेक्टली 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो होगा क्या कि इस 2.4 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के एंड पॉइंट पर भी कितना वोल्टेज होगा कि सर यहाँ पर भी जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट का होगा, और इस 3 माइक्रोफैराड पर भी वोल्टेज कितने का होगा, 10 वोल्ट का होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो बस हो गया हमारा काम। अगर मुझे Q2 निकालना है इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा फाइनली, तो Q2 इज इक्वल टू C इंटू वी। ठीक है ना, तो C डैश आप जो भी मानना चाहो C डैश मान लो। तो आपके पास Q2 निकालना है, तो जिस कैपेसिटर में से जा रहा है वो कैपेसिटेंस, और इनटू में इस पे वोल्टेज डायरेक्ट पता लग गई क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट कैपेसिटर से कनेक्टेड हुई भी है। तो C डैश कितना है, 2.4 माइक्रोफैराड का था,
वोल्टेज बच्चों कितना है, वोल्टेज 10 वोल्ट का है इस कैपेसिटर पे, पैरेलल में बराबर होते हैं। मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 24 माइक्रोकुलम का हमारे पास चार्ज हो गया हमारे इस 4 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पर बेस्ड। आपको हो गया सर यहाँ तो 2.4 है बच्चों, 2.4 ऊपर वाली पूरी ब्रांच को बंद करने के बाद आया है ना। आप बस ये देखो कि ये Q2 ऊपर वाली ब्रांच में एंटर कर रहा है, अगर ये Q2 निकाल पाए तो आप काम चल जाएगा, और Q2 निकालने के लिए आपको इन तीनों को बंद करना पड़ेगा। तो इन तीनों में से पहले इन दोनों को बंद करा, मैं यहाँ पे इसको ले आया, फिर इन दोनों को फिर से बंद करा, तो मेरे पास इतना आ गया। तो अब जाके मैं आसानी से Q2 निकाल लूंगा, और Q2 यानी जो चार्ज इस ब्रांच में एंटर करेगा वही तो मेरा आंसर होगा। तो Q2 को मैंने आसानी से निकाल लिया, कैसे, क्योंकि भाई Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है। कैपेसिटेंस तुम्हें पता ही है ये वाली, इस पर वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट है। यहाँ पे थोड़ी ना बोल सकते थे कि सर यहाँ पे कर लेते डायरेक्ट, यहाँ पे कैसे बोल दोगे, मुझे बताओ 4 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है क्या, एक एंड पॉइंट तक तो आने का रास्ता है, दूसरे एंड पॉइंट तक जब चलोगे तो रास्ते में 2-2 कैपेसिटर आ रहे हैं ना, तो आप आ ही नहीं सकते दूसरी साइड से। तो इसका मतलब 4 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इसलिए इस पर 10 वोल्ट नहीं मान सकते। हमें इन तीनों को बंद करके एक कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, और तब जाके आप Q2 की वैल्यू निकाल पाओगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 24 माइक्रोकुलम का हो गया। चेक कर लो जरा, देख लो 24 माइक्रोकुलम आंसर आना था। तो जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वो क्वेश्चन मैं तुम्हें करा देता हूं जो तुम्हारे सिलेबस के टॉपिक में भी हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा ऐसे भी होते हैं जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं होते हैं, बट वो अलग से पढ़ने पड़ते हैं। तो हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, हम एटलीस्ट कम से कम वो क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना कि जो सिलेबस में भी हमारे टॉपिक था, तो एटलीस्ट उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से। तो ये जेई मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन था जो तुम्हें टैकल करना आना चाहिए। ऐसा आपके सीबीएसई में 12th क्लास में भी आ सकता है बड़े आराम से, क्योंकि कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है जी, तो उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग पेपर में 2020 में इसी साल बोर्ड ने पूछे थे। यहाँ के रीजन में नहीं आए थे, दिल्ली साइड में ये पूछे गए थे। तो भाई बना तो पेपर सीबीएसई रहा है, चल दिल्ली साइड में बनाया हो या फिर ऑल इंडिया लेवल पे बनाया हो, तो ये सीबीएसई नहीं, इस बार अपने 2 पेपर में ये क्वेश्चन पूछे थे, और ये पहले भी 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। आपको बुक्स में भी ये मिल जाएंगे, रेफरेंस बुक के अंदर, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर तो आपको ये दे रखा है, करते क्या है वो, यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ऐसे पार्टीशंस बना के 2 अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कितना कांस्टेंट कितना है K1, दूसरे का कितना है K2, ऐसे यहाँ पे भर दिया। यहाँ पे अरेंजमेंट दूसरी तरह का है, यहाँ पे अरेंजमेंट दूसरी तरह का है। इस तरह से जब भरा आपने सेकंड वे में, तो जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था टोटल D वो आधा आधा हो गया, और जब इस तरीके से भरा आपने तो जो प्लेट का एरिया था वो आधा आधा हो गया। भाई प्लेट की अगर लेंथ आधी आधी हो गई तो आधी आधी लेंथ वाली प्लेट आधी एरिया की बचेगी ना, तो ये एरिया भी आधा माना जाएगा, ये नीचे वाला एरिया भी आधा माना जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हुई है प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गई है, और जबकि प्लेट का एरिया वही का वही रहा है। तो ये 2 फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पूछा है आपसे कि इस केस में नेट कैपेसिटेंस बताओ कि इन कैपेसिटर्स की नेट कैपेसिटेंस कितनी कितनी होगी। तो एक एक करके दोनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सपोज ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कराता हूँ बहुत ईजी वे में। अब देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास इस तरह से सिचुएशन दे रखी है, बीच में उसने पार्टीशन कर दिया, और यहाँ पे K1 डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे K2 डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, सब्सटेंस ऐसी यहाँ पे फिल कर लेना अपने हिसाब से, ये तो अब डैश लगा के। अब क्या करूँगा, देखो यहाँ पे इसने जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस दी है वो कितनी है, D डिस्टेंस है। जो ये लेंथ है, ये लेंथ आधी आधी है, तो इससे प्लेट एरिया भी आधा आधा हो गया। अभी मैं डायरेक्ट लेंथ नहीं लिखूंगा, मैं प्लेट एरिया लिख लेता हूँ, आधा आधा हो गया। आप इस सिचुएशन को ऐसे कंसिडर कर सकते हो ना, भाई देखो वायर यहाँ से चार्ज करने के लिए वायर यहाँ से आ रहे होंगे इन प्लेट्स को, तो यहाँ पे हमारे पास वायर होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस सिचुएशन को इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। एक कैपेसिटर ये, और इसी तरह से एक कैपेसिटर ये जो ऊपर वाला डायग्राम है इंटरनली ये इस तरह के डायग्राम की इक्विवेलेंट है। भाई खुद सोचो, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को वापस ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, तो वही की वही बात बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला है, नीचे वाले में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 वाला है। देख लो भाई, यहाँ पे आपके पास जो प्लेट के बीच में गैप है वो तो उतना ही रखा ना, जितना गैप तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है उतना ही गैप यहाँ पे नजर आ रहा है। D गैप है दोनों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट एरिया दोनों के कितने हैं, A/2 प्लेट एरिया यहाँ पे है और A/2 प्लेट एरिया यहाँ पे है। प्लेट्स के बीच में गैप कितना है, D यहाँ पे है। प्लेट्स के बीच में गैप कितना है, D यहाँ पे है। एक प्लेट ये रही यहाँ से यहाँ तक, दूसरी प्लेट यहाँ से यहाँ तक, उसी के जस्ट नीचे दूसरी प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही दूसरे कैपेसिटर की। तो ये तो दोनों के दोनों कैपेसिटर किस फॉर्मेट में हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो आपको यही यहाँ पे करना है कि सपोज ये हमारा C1 कैपेसिटर है ऊपर वाला, नीचे वाला C2 कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटेंस को निकाल लो अलग अलग और दोनों को पैरेलल में जोड़ देना।
पैरेलल में कैसे आंसर आता है कैपेसिटेंस के केस में, दोनों को जस्ट ऐड करने के बाद आंसर आता है। तो हम लोगों ने इस फॉर्मेट को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा ध्यान से सोच के देखना कि ये फॉर्मेट पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज में नहीं होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि तुम्हें ये जो डायग्राम ऊपर वाला है ये इस तरह से न दे के ऐसे लिटा के दे दें, इस तरह से बना के दे दें कि यहाँ पे उसने K1 फिल कर दिया, यहाँ पे उसने K2 फिल कर दिया, ठीक है। और वो बोल देगा कि ये हमारे पास प्लेट डिस्टेंस है और ये L/2 है। तो इससे भी समझ जाना यहाँ पे कि भाई ये जो फॉर्मेट इसने दे रखा है इसको बंद करके कैसे बना सकते हैं, इसको बंद करके कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर तो हमारा ऐसे निकल जाएगा और इस साइड से दूसरा कैपेसिटर हमारा ऐसे निकल जाएगा। तो चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए हर तरह से। ऐसा नहीं कि डायग्राम इस तरह से उसने स्ट्रेट करके दे रखा है तो ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे, इसको उसने लिटा के दे दिया डायग्राम को इस तरह से, तब भी इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, साइड वाला। तो बात तो वही की हुई है ना यहाँ पे भी, भाई ये भी दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ये भी दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो तुम्हें ये एक्स्ट्रा बात मैंने यहाँ पे बताई है। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, C1 निकालते हैं। C1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट K की जगह K1 इंटू A की जगह A/2, ठीक है, अपॉन D तो D है, प्लेट एरिया तो चेंज, प्लेट की डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं है यहाँ पे। तो कितना आया, एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन 2D, ठीक है भाई। अब C2 निकालो, C2 कितना है, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2, प्लेट एरिया आधा हो चुका है, आपको अच्छे से पता है ये, अपॉन D। यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन 2D। देयरफॉर C इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटेंस कैसी आएगी, क्योंकि भैया C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C1 C2 पैरेलल में है, तो क्या करोगे, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दोगे, और जैसे ही ऐड कर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, 2D बल्कि कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर तुम्हारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2 बचेगा। और थोड़ा सा इसको ट्रिकी फॉर्मेट से अगर सॉल्व करो कि सपोज करो कि इस पूरे सिस्टम में पहले एयर भरी हुई होती, अगर पूरे सिस्टम में एयर भरी हुई होती तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता, A प्लेट एरिया हो गया, D प्लेट के बीच में डिस्टेंस हो गई, तो कैपेसिटेंस हमारे पास आता ओरिजिनल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस वाले को हम लोग चेंज करके चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इस वाले को चेंज करके हम सिर्फ C लिख सकते हैं, तो वहां से भी हमारे पास आंसर बन जाएगा। खैर हमें उसका कुछ करना नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया वो कितना आया, K1 प्लस K2/2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हुआ मेरा। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना एक दूसरे फॉर्मूले से कि भाई मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला लगा लिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला, तो यहाँ पे जब कंपैरिजन करूँगा तो ये सब चीज़ें कट जाएंगी। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो K की वैल्यू कंपेरेबल है, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2, है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। भाई सोचो उसने अगर ऐसे क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, उसने यहाँ पे बोला यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे 4 है, तो उस सिचुएशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालो। तो आपको याद होना चाहिए ना कि अगर टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दो, एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D वाला। इसमें K को कैसे निकालोगे, ये जो इक्विवेलेंट आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 प्लस K2/2 करके निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी पूरा प्रोसीजर मैंने तुम्हें समझा दिया। क्वेश्चन को ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ऐसे टोटल आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये फॉर्मेट ऐसे सॉल्व होगा। दूसरे पे चलते हैं अब जरा। दूसरे वाला फॉर्मेट कैसा था, यहां पे अब की बार इस तरह से प्लेट्स उसने लगा रखी हैं। यहां पे डाइलेक्ट्रिक है K1, यहां पे डाइलेक्ट्रिक कितना है, K2 है, ठीक है भाई। प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाफ हाफ हो गई है, D/2 और D/2। प्लेट आपको उतनी बड़ी बड़ी नजर आ रही होंगी, तो प्लेट एरिया अभी भी उतना ही मेंटेन है जितना पहले था, कोई इशू नहीं है। इस सेटअप को कैसे समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके बराबर है कि इस तरह से, भाई जो बीच वाली प्लेट है ये कॉमन प्लेट है ना, ये इधर वाले कैपेसिटर के लिए भी काम करेगी, ये इधर वाले कैपेसिटर के लिए भी काम करेगी। तो इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया। सीरीज में नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इस जगह पे हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक फिल हुआ हुआ है वो कितना है, K1 वाला है। यहाँ पे जो फिल हुआ हुआ है वो कितना है, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है। इनके बीच में जो प्लेट डिस्टेंस है वो कितनी है, D/2 है। प्लेट एरिया यहाँ पे कितना कितना है, A प्लेट एरिया यहाँ पे है और A प्लेट एरिया ही यहाँ पे है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है। कैपेसिटर की अगर बात करें तो ओवरऑल ये मेरा C1 वाला कैपेसिटर हो गया, या C2 मान लो ये, और ये वाला कौन सा हो गया, ये C1 वाला कैपेसिटर हो गया। तो C1 C2 को निकाल लो और पैरेलल में कनेक्ट कर देना। तो जब इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करूंगा सेकंड पार्ट का, तो C1 कितना आएगा, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1A, A की जगह तो A ही आएगा, D/2 आ जाएगा, क्योंकि कई बार प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D, ठीक है। इसी तरह से C2 निकाल लो, तो एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D/2,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन डी, ये आ गया। अब C1 C2 हमारे पास कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो क्या लिखेंगे, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, देयरफॉर फॉर्मूला कैसे होता है, शॉर्टकट, तो C इक्विवेलेंट जब निकालूंगा तो दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन, यही तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में। तो C इक्विवेलेंट दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन डी मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन डी। अपॉन में दोनों का एडिशन आ जाएगा, जब एडिशन करोगे तो कुछ कॉमन ले लेना हैंड टू हैंड, तो 2 भी कॉमन आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आएगा, ए भी कॉमन आएगा, डी भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा K1 प्लस K2। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लेके लिख लिया नीचे वाली साइड पे, क्योंकि ऊपर तो मल्टीप्लाई थी, ऊपर तो कॉमन ले नहीं सकते थे। अच्छा, अब पैरामीटर कट जाएंगे काफ़ी सारे, जैसे कि 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी वाले पूरे पैरामीटर से क्या कट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये सारा का सारा कट गया। तो ऊपर तो बाकी का पैरामीटर तुम्हें नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट जो बचा अब हमारे पास, वो क्या बचा, तो ऊपर की साइड से अगर हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान से, तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो बची है वो ये है, एप्सिलॉन नॉट से शुरू करता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देख लो ये वैल्यू बची है एग्जैक्टली, भाई K1 ये रहा, K2 ये रहा हमारे पास, 2 ये रहा, तो ट्वाइस K1 K2 मैंने एक जगह पे रख दिया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी एक जगह पे आ गया, और अपॉन में क्या बच रहा है, K1 K2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये तो चलो आंसर आ गया हमारे पास फाइनली, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इस वाले कैपेसिटर को कंपेयर करूँ एक जनरल कैपेसिटर से, कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी से, किसमें पूरे में एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता, तो जब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के बराबर रखोगे ना, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी दोनों साइड से कट जाएगा, तो K की क्या वैल्यू आएगी, तो K की वैल्यू आएगी ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक भरा होता, यहाँ पे 6 वैल्यू का भरा होता, और हमें पूरे कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी होती, तो मैं टोटल नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकाल सकता था, K की वैल्यू को K इज इक्वल टू ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 से मैं टोटल K निकाल लेता, उसके बाद लाके ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता। तो तुम्हें ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होने चाहिए कि अगर सीरीज में इस तरह से मटेरियल फिल हुए होते हैं तो हमारे पास टोटल के ऐसे निकलता है, और अगर पैरेलल में मटेरियल फिल हुए होते हैं तो टोटल के कैसे निकलता है, जस्ट दोनों को ऐड करके आधा कर दिया, एक तरह से मीन निकाल लिया। तो यहाँ पे कहानी अलग है, पैरेलल फॉर्मेट ऐसे बनता है और सीरीज वाला फॉर्मेट कैपेसिटर का ऐसे बनता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ही आए हुए हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना। कंपैरिजन अगर करवाएगा वो, तो पहले आप ये तो निकाल ही लोगे, फिर क्या करोगे, आप एक अपने कैपेसिटर नॉर्मल कैपेसिटर को यूज करोगे और इससे ये वाला एक्सप्रेशन लिख दोगे, दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वल लिख देना, तो जिससे ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी और कैपिटल के इसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये रिलेशन आ जाएगा दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। तो इस तरह से भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल, यहाँ पे 3 उसने प्लेट्स रख दी। अभी कौन से कॉम्बिनेशन में, अब तो समझ में आ गई होंगी ना, सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा भाई, ये सारा सेटअप इसी तरह का तो माना जा सकता है। इस तरह से 3 कैपेसिटर बना लिए हम लोगों ने, तो ऊपर वाला सेटअप और नीचे वाला सेटअप एक ही तो बात है। फर्क कितना है कि सर यहाँ वाले केस में तो एयर फिल हुई हुई है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, K1 होता है। यहाँ वाले केस में कॉपर भर रखा है, ठीक है, कॉपर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। पता है ना, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे एक और डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, जिसका यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है। तो इस तरह से 3 डिफरेंट वैरायटी के मटेरियल भर दिए, और साफ साफ नजर आ रहा है कि सिस्टम कैसा है, पूरा का पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। प्लेट्स के बीच में गैप कितना कितना है, D/3 का गैप। भाई ऑब्वियसली बात है, 3 पार्ट में बांटा है तो D/3 का गैप हो जाएगा। प्लेट एरिया सबका कॉमन नजर ही आ रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी प्लेट यहाँ पे है उतनी बड़ी प्लेट बाकी जगह पे है। तो 3 कैपेसिटेंस बने, C1 C2 C3, टोटल निकालना है। तो इस रिजल्ट को मैंने ऐसे बना दिया। तो ये मेरा पहला कैपेसिटर बना C1, ये मेरा दूसरा बना C2, ये नीचे वाला C3 बना। अगर तीनों को अलग अलग निकाल लूँ तो तीनों को कैसे ज्वाइन करना है, सीरीज में ज्वाइन करना है। तो तीनों को उठा के सीरीज में ज्वाइन कर देंगे डायरेक्टली, और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो C1 C2 C3 निकालो और सीरीज में ज्वाइन करना है, ध्यान रखना। तो सीरीज में ज्वाइन करना है, 3 कैपेसिटर है, शॉर्टकट नहीं लगेगा, अब तो अलग अलग आपको पूरा ही लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट है ना, सीरीज में लगा रहा हूँ भाई, फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा ना, 1/C1, 1/C2, 1/C3। भाई 2 कैपेसिटर होते तो शॉर्टकट कर देता C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब 3 है तो ऐसे लगाना पड़ेगा। तो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं सारी की सारी। अब ध्यान से सुनिएगा, C1 कौन सा कैपेसिटर है, C1 ये ऊपर वाला है जहाँ पे एयर भरी हुई है, तो इसमें K तो आनेगा नहीं भाई, K की वैल्यू तो 1 हो गई। तो एप्सिलॉन नॉट लिखने की कोशिश करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, K तो गायब हो गया, A
प्लेट एरिया तो उतना ही है, अपॉन डी, डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह डी बाई 3 आएगा। तो जो उसके अपॉन में डी आने वाला था वो डी चल के तो ऊपर ही पहुंच जाएगा ना, तो मैं उस डी को ऊपर लिख लेता हूं, तो डी बाई 3। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 3, डी बाई 3 ऊपर चला गया। आगे चलते हैं इसके बाद, प्लस 1 अपॉन C2। C2 कौन सा है, C2 कॉपर वाला है, जिसमें कॉपर भरा हुआ है। तो कॉपर वाले केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के को अभी मत भर रखना, डायरेक्ट इनफाइनाइट, पहले सॉल्व कर लो एक बार, है ना, उसके बाद फिल कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर का जो डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है उस केस में कितना कांस्टेंट आएगा, वहाँ पे आएगी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के, है ना, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, डी तो वही फिर से डी बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके बाद C3 निकालने हैं। C3 निकालने के लिए वही एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो के की वैल्यू 2 रख दी मैंने लास्ट वाले के लिए, इनटू ए अपॉन में डी बाई 3, डी बाई 3 फिर से ऊपर आ गया। तो फिर से सॉल्व करा तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी बाई 3, सब जगह से कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ पे बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस, अब देखो ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास, जब k की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ गई ना, प्लस डी बाई 3 कॉमन ले चुके, तो यहाँ से क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो अब 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डी बाई 3, यहाँ पे उठा के एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट ए एलसीएम आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी प्लस 1, है ना। तो फाइनली जब पलट दोगे इस सेटअप को, पलट के सॉल्व कर लोगे, तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पे 3 बनेगा, तो ये वाला जो 3 है 2 + 1 3, इस 3 से कट जाएगा, तो 3 कैंसिल हो गए, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन टैकल करने आने चाहिए जब आप लोग इतना सारा पढ़ चुके हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी कैपेसिटर के दिक्कत वाले नहीं है, इतने बड़े सर्किट को छोटे से पार्ट में रिड्यूस कर लो, सारे कैपेसिटेंस अलग अलग निकाल लो, वैल्यू भर दो, सॉल्व कर लो, सीरीज पैरेलल तो लगा रहा है और कुछ भी नहीं लगा रहे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आधी जगह खाली, आधे में कुछ भर रखा है, यहाँ पे देखते हैं। As shown in figure, a dielectric material of dielectric constant K is inserted in half portion, आधे हिस्से में डायलेक्ट्रिक भरा है, between the plates of a parallel plate capacitor. If its initial capacitance is C, then what is the new capacitance? शुरुआत में C कैपेसिटेंस थी, शुरुआत में कब, जब डायलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ होगा। तो सॉल्यूशन अगर करूंगा तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो C आएगा, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, भाई ये तो आएगा, ये इनिशियली है हमारे पास, इनिशियली ये सिचुएशन रही होगी जब कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं भरा उसने। अब जब डायलेक्ट्रिक उसने आधे हिस्से में भर दिया, तो आधे हिस्से में क्या बची, एयर बची, आधे में डायलेक्ट्रिक हो गया। तो ये जो ये सेटअप तुम्हें नजर आ रहा है, इस सेटअप को कैसे तोड़ सकते हो शॉर्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट है, देखो एयर के हिस्से में आधी प्लेट आई, इसके हिस्से में आधी प्लेट आई, तो प्लेट एरिया आधे आधे टूट गए ना। तो इस तरह से ज्वाइंट हुए हैं सर्किट्स, यहाँ से देखो इस तरह से पूरा सेटअप बन पा रहा है। तो इसका मतलब जो ये 2 सेक्शन बने हैं, यहाँ पे प्लेट एरिया कितने कितने हैं, आधे आधे प्लेट एरिया हो गए हैं। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस तो तुम्हें जो भी कॉमन होगी वही नजर आ रही है ना, चाहे एयर के लिए हो चाहे इस डायलेक्ट्रिक के लिए हो। तो प्लेट डिस्टेंस यहाँ पे डी है, यहाँ पर भी डी है, चेंज नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो ये फॉर्मेट हमें नजर आ रहा है, ऊपर से यहाँ पे सप्लाई आएगी और वो सप्लाई इस तरह 2 पार्ट में टूट जाएगी, एक एयर की प्लेट पे, एक डायलेक्ट्रिक की प्लेट पे। दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे अरेंज कर लिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए कि सपोज ये वाला कैपेसिटर हमारे पास C2 हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, C1 हो गया, C1 C2 को निकाल लो और दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना, फिर कंपैरिजन भी कर लेंगे। ये तो इनिशियली बात है। तो नाउ अब जब डायलेक्ट्रिक भर दिया है, अब निकालते हैं C1। हाँ जी, C1 मतलब वो कैपेसिटर जहां पे हमारे पास क्या एयर फिल हुई हुई है, मतलब इस वाले केस में क्या एयर है और दूसरे वाले केस में क्या है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो इससे डायग्राम को ऐसा जरूर बना लिया कीजिए आप लोग। तो C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट K तो आएगा ही नहीं, क्योंकि K की वैल्यू तो उसके लिए क्या होती है, एयर के लिए 1 होती है। तो एप्सिलॉन नॉट K को छोड़ दिया, A कैपेसिटर की प्लेट का आधा हो गया A/2 अपॉन D। बात समझ में आ रही है ना। ये देखो एप्सिलॉन नॉट के तो गायब हो गया एयर के लिए, ए की जगह A/2, प्लेट एरिया आधे आधे हो गए हैं, अपॉन में डी उतना का उतना ही है सब जगह। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। C2 निकालो, C2 कितना आएगा, C2 वही एप्सिलॉन नॉट K, अब की बार तो K तो है ही ना, बिल्कुल K तो आएगा ही आएगा, प्लेट एरिया वो A/2 अपॉन D। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आ गया एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन में 2D। ठीक, तो
तो देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगा, तो C1 और जो C2 हैं वो कैसे हैं, आपस में पैरेलल में हैं, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। तो जब ऐड ऑन कर देंगे तो आप देखो कॉमन लोगे, जब इनको ऐड करोगे तो कुछ कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और इस जगह पे क्या बचेगा, K बचेगा सिर्फ मेरे पास। तो इस तरह का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन आराम से कर सकते हो ऐसे वाले भी, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोग उसको देख लेना। नेक्स्ट में अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे ध्यान से देखना। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ ईच कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज C, यानी कि अगर हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बिना डाइलेक्ट्रिक की अगर C थी, तो देखो मतलब पहले क्या था, ये 2 डाइलेक्ट्रिक थे हमारे पास, सॉरी 2 कैपेसिटर थे, उस सिचुएशन में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं भर रखा था, तो कितनी कितनी कैपेसिटेंस थी, C और C कैपेसिटेंस थी शुरुआत में। अब जब इस आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, मतलब मान लिया ये पहले C था, ये भी C था, फिर क्या हो जाएगा, ये C डैश हो जाएगा, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, ये C डबल डैश हो जाएगा। क्यों, ये दोनों अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक दोनों में एक जैसा नहीं भरा। शुरुआत में उसने बोला है, शुरुआत में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरे थे तब दोनों की कैपेसिटेंस कैसी थी, C थी, इक्वल कैपेसिटेंस थी, यानी प्लेट एरिया डिस्टेंस सब इक्वल होंगे, इसलिए स्टार्टिंग में ये है। तो ये जो पैरामीटर है ये इनिशियली है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनिशियली पैरामीटर दोनों के ये हैं। जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक अलग अलग मटेरियल का भरा तुमने, तो ऑब्वियसली बाद में कैपेसिटेंस दोनों की अलग अलग हो जाएगी। तो फाइनली कैपेसिटेंस एक की C डैश मान ली और दूसरे की C डबल डैश मान ली, ठीक है। ये डबल डैश है हमारे पास, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, ये डबल डैश है। हमें क्या करना है, हमें अभी टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, साफ साफ बात है। तो C डैश निकाल लो, C डबल डैश निकाल लो, कहानी खत्म हो जाएगी। सिर्फ C की वैल्यू क्या होगी, जो C रहा होगा वो क्या रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी इससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने साइड में काम कर लिया अपना। अब मैं आता हूं C डैश निकालने पे। नाउ C डैश डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल लो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन नजर आ रही है तुम लोगों को, अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग नजर आ रही है, वैसे निकाल लो। तो C डैश कैसे आएगा, C डैश आएगा एप्सिलॉन नॉट K, हाँ जी, K की जगह K1 A अपॉन D। बच्चों यहाँ पे ना तो प्लेट एरिया आधा आधा हुआ है और ना ही प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हुआ है, ये 2 अलग अलग कैपेसिटर हैं। ऐसा नहीं है, पुराने वाला केस नहीं है कि एक ही कैपेसिटर को उठाया और उसी के बीच में उन्होंने आधे आधे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, वो वाले केस अलग थे। इसको ध्यान से करना, यहाँ पे 2 अलग अलग कैपेसिटर हैं, दोनों में फुली डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो यहाँ पे ना तो A आधा होगा ना ही D आधा होगा। इसी तरह से C डबल डैश निकाल लो, वो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में प्लेट एरिया और डिस्टेंस सबके सेम रहे होंगे, तभी तो कैपेसिटेंस सेम है, इसलिए A और D मैंने दोनों जगह पे सेम माने हैं, सिर्फ चेंज हुआ है K1 K2 का। नाउ अब हुआ क्या है, अब C डैश एंड C डबल डैश जो हैं आर इन सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस सॉल्व करना पड़ेगा, तो C इक्विवेलेंट कैसे आएगा, दोनों की C डैश की C डबल डैश से मल्टीप्लाई अपॉन में C डैश प्लस C डबल डैश। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन D, इसी तरह से बराबर में एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन D, ये दोनों के दोनों आ गए। अपॉन में जब दोनों को ऐड करोगे तो जो कॉमन है उसको कॉमन उठा लो, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2 बचेगा, नीचे जब ऐड करोगे देख लेना इस चीज़ को। अब यहाँ से ये पूरा सेक्शन कट गया, एप्सिलॉन नॉट A D तीनों कट गए, ऊपर क्या बचा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हाँ जी, हमारे पास बचा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और साथ में बचा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देख लो ये चीज़ें तुम्हें नजर आ रही होंगी, K1 भी है K2 भी है, अपॉन में K1 प्लस K2 भी है, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये रहा। अब ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किससे रिप्लेस हो गया, C से रिप्लेस हो गया। तो इसी को आगे प्रॉफिट रखे अगर लिखूँ तो क्या आ गया मेरे पास, तो फाइनली मेरे पास आया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इन 2 में C, ठीक है भाई। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। देख लो ऑप्शन में भी ये वाला आंसर हमारा आ रहा है। देखो दोनों में फ़र्क है, जब एक ही डाइलेक्ट्रिक आप लोगों ने यूज़ करा था, अगर आपको याद हो अभी भी, कि जब इस फॉर्मेट में हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक था, बीच में से पार्टीशन करके ऐसे आधे आधे हिस्से में K1 K2 भर दिया था उसने, तो ये भी सेटअप सीरीज कॉम्बिनेशन में था, बट एक ही कैपेसिटर के बीच में 2 पार्ट हो गए थे D/2 के। तो आंसर में यहाँ पे ट्वाइस भी आया था, ट्वाइस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब की बार दोनों अलग अलग कैपेसिटर हैं, सीरीज में जोड़ रखे हैं, उनके बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे हैं, इसलिए आंसर में 2 नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे ना तो एरिया आधा हुआ है ना ही प्लेट डिस्टेंस आधी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी होप सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो आपकी कैपेसिटर की रखी है, इसमें कैपेसिटर के सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो क्वेश्चंस बच्चों से अक्सर नहीं होते, अटक जाते हैं, बट एग्जाम में आते हैं, वो सारे इस वीडियो में तुम्हें करा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा खतरनाक सा है दिखने में, ये नीट में आया था 2016 में। इस तरह के 4 ऑप्शंस थे। अब ऑब्वियस सी बात है 4 डायलेक्ट्रिक भर दिए हैं। ये आपके बोर्ड में तो आने से रहा, बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में तो ऑलरेडी आया हुआ है भाई नीट में। ऑब्वियस सी बात है, कभी ये जेईई मेंस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से 4 डायलेक्ट्रिक भर रखे हैं। मतलब यहाँ पे ये पूरी प्लेट ए एरिया की थी, जब 3 हिस्से करे तो a/2 a/3 a/3 और a/3 हो गया। प्लेट के बीच में डिस्टेंस टोटल d है, बट जब ऊपर के आधे हिस्से की बात करूंगा तो d/2 यहाँ नजर आएगा, और नीचे के आधे हिस्से की बात करूंगा तो d/2 नीचे नजर आएगा। तो ये बात तुम्हें समझ में आती है। तो अब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में कैसे रिलेशन निकालूं मैं k1 k2 में? देखो उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि अगर इन सबको हटा दूं मैं, इन सबको हटा के एक सिंगल डायलेक्ट्रिक भर दूं मैं, तो उस सिचुएशन में जो कैपेसिटर बनता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? सी वैल्यू का होता है। उसने ये साफ साफ बोला हुआ है। इफ द सिंगल डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंस सी, इन सबको हटा के अगर एक डायलेक्ट्रिक भरना हो जिसका कैपेसिटेंस कितना हो? सी वैल्यू का हो, तो बताओ कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आएगा उस के का इन चारों से क्या रिलेशन होगा? k1 k2 k3 और k4 से। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल वे में करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। तो देयर शुड बी सम टिप एंड ट्रिक। तो देखो कैसे करते हैं, आपको समझा देता हूँ। ये डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पे बना रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए इस डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करूँगा जरा सुन लेना मेरी कहा बात बहुत अच्छे से। मैं इसको बॉक्सेस बना के सॉल्व कर दूंगा ईजी वे में। लिखना तो देखो पड़ेगा बट काम आसान हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें पार्टीशंस कर लिए, उसने कर रखे, मैंने थोड़े से और कर लिए। अब देखो ऊपर वाली साइड पे तो क्या है? k1 है, k2 है, k3 है, ठीक है। नीचे वाली साइड पे k4 था एक सिंगल में। तो ऐसा भी तो कह सकते हो कि इस हिस्से में भी k4 है, यहां पर भी k4 है और यहां पर भी k4 है। बात तो वही की वही रह गई ना कि ये भी k4 है, ये भी k4 है और ये भी क्या है? k4 है। अब मुझे बताओ इस डायग्राम में इसमें कोई फर्क है क्या? ऊपर वाली साइड पे वही मटेरियल, नीचे वाली साइड पे वही मटेरियल है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा बात में, ठीक है। इस सेटअप को चलो ये समझ में आया। इस सेटअप को अब कैसे तोड़ सकते हो? एक बात इसमें और नोट करो कि जो ये गैप है प्लेट्स के बीच में, ये कितने कितने हो चुके हैं? d/2 के हो चुके हैं। ये कंफर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। जो प्लेट एरिया है वो कितने कितने के हो चुके हैं? a/3 और a/3 के हो चुके हैं। ये मैं पता होना चाहिए। इस सेटअप को नीचे ला के थोड़ा सा और बना लेते हैं। अब जो तार ऊपर की साइड से आ रहे हैं, जो वायर है वो तो एज इट इज़ हैं ही हैं। अब इस साइड से अगर मैं चलूँगा तो यहाँ पे मुझे एक प्लेट यहाँ पे मिलती है, मतलब एक कैपेसिटर इस साइड से मिलता है, ठीक है। फिर हम लोग इस साइड से आते हैं, बीच वाली साइड से आते हैं। देखो यहाँ वाली साइड से आए तो हमारे पास एक कैपेसिटर, एक क्या बल्कि इसको ऐसा करो, ऐसे बनाओ कि एक कैपेसिटर तो हमारे पास ये बन गया, उसी के जस्ट बराबर में दूसरा कैपेसिटर ये बन गया, है ना। इस तरह से आसान पड़ेगा। मैं पहले पूरा बना दूं फिर बताता हूँ कैसे करना है इस चीज़ को। दो दो कैपेसिटर के पेयर नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब जरा ध्यान से देख लो भाई। देखो यहाँ वाली साइड से चले, दो कैपेसिटर ये हैं भाई। एक कैपेसिटर ये रहा जिसमें k1 भरा हुआ है, एक ये रहा जिसमें k4 भरा हुआ है। तो यहाँ वाला ये कौन सा हो गया? ये k1 मटेरियल वाला हो गया। इसी के नीचे वाला कौन सा हो गया? ये k4 वाला हो गया, ठीक है। अब इस साइड पे चलते हैं, यहाँ पे k2 k4 वाले हो गए। ये कौन सा हो गया? ये हमारा k2 वाला हो गया। ये कौन सा हो गया? ये k4 वाला हो गया भाई। इजी वाले अगर आते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा कौन सा हो गया? k3 वाला हो गया। नीचे वाला कौन सा हो गया? k4 वाला हो गया। अब देख लो भाई, देखो ना ऊपर से जो भी चार्ज आएगा वो 3 प्लेट पे डिवाइड होगा ना, प्लेट के 3 हिस्सों पे। a/3 ये है, a/3 ये है, a/3 ये है। तो जो चार्ज चल के आया वो 3 हिस्सों पे डिवाइड हुआ। a/3 प्लेट एरिया यहाँ पे है, a/3 प्लेट एरिया यहाँ पे और a/3 प्लेट एरिया यहाँ पे है। तो इस तरह से 3 टुकड़ों में डिवाइड हुआ। फिर वो चार्ज आगे चला, आधे हिस्से में k1 है, आधे हिस्से में k2 है, यानी पहले कैपेसिटर में k1 है और उसके आगे वाले में k4 है। ऐसे यहाँ पे k2 है, फिर k4 है, यहाँ पे k3 है और k4 है। तो होगा क्या कि यहाँ पे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर तीनों की तीनों कैसे? फाइनली पैरेलल में। हो गया काम खत्म। तो अगर मैं इन तीनों का, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूँ, इनका निकाल लूँ, इनका निकाल लूँ और तीनों को आपस में क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा, मेरी यहाँ पे स्टोरी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? देखो इस चीज़ को अब मैं ये लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि सपोज करो कि हमारे पास जो वैल्यू है, ये जो है हमारे पास, इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? C1 आएगा। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से निकलेगा ये, बस ध्यान से देखते रहो। ये C2 आएगा। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? इसका आएगा C3। और जैसे ये C1 C2 C3 आ जाएंगे, पूरा फॉर्मेट यहाँ बना देता हूँ, तो उसके बाद ये सर्किट डिज़ाइन होके कैसा बन जाएगा? ये सर्किट फाइनली रीडिज़ाइन होके ऐसा बन जाएगा, हैविंग 3 कैपेसिटर्स ओनली। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये C1 बचेगा, ये C2 बचेगा और ये C3 बचेगा, तीनों पैरेलल में, कहानी खत्म। तो देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आसान कर करके इस तरह से ला दिया मैंने।
तो इससे पहले मैंने तुम्हें ये समझाया, इसके बाद टुकड़े करके ये दो 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 कैपेसिटर हुए, प्लेट तो वहाँ से है ना, चार्जिंग तो वहाँ से आ रही होगी ना, तो इसलिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का और ऐसे से टूट गया। हर एक के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे जो भी कैपेसिटर है उसका प्लेट एरिया A/3 है, और उसमें जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में गैप है वो कितना है, वो D/2 है। सब में ऐसा ही है, 6 के 6 कैपेसिटर में बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है। तो आप इन दोनों का जो टोटल निकालोगे, भाई ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों का जो टोटल निकालोगे उसको C1 बोला, इन दोनों का जो टोटल निकालोगे उसको मैंने C2 बोला, इन दोनों का जो टोटल निकालोगे उसको मैंने C3 बोला। ऐसे आ जाएंगे और फाइनली एक स्टेप और करना पड़ेगा, तीनों को ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है जी, चलो अब जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं। C1 C2 C3 निकालते हैं। देखो C1 में क्या है, C1 दो कैपेसिटर हैं, एक में K1 है, एक में K4 है। A/3 D/2 का ध्यान रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अब C1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो C1 आएगा, C1 सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो अगर भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चीज़ों को ऐड ऑन कर देते हैं। यही होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मेरे पास है तो डायरेक्टली तीनों को क्या कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा। ये ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये एक काम करो, उसको डैश लगा के क्या लिखूँ यहाँ पे, C1 C2 सेम हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, इसमें ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी। जो मुझे C1 निकालना है, C1 में देखो मेरे पास जो कैपेसिटर हैं ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, तो मुझे इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। शॉर्टकट क्या आएगा, शॉर्टकट में इस तरह का फॉर्मूला आएगा जो ऊपर मैंने कट किया था अभी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब यहाँ पे कैसे निकालूंगा, अब देखो एप्सिलॉन नॉट K1 ए की जगह A/3 अपॉन डी की जगह क्या है मेरे पास, D/2। तो एक ये हुआ ऊपर। इसी तरह से एप्सिलॉन नॉट K4 A/3 अपॉन में D/2। अपॉन में दोनों को एडिशन करते वक्त कॉमन वैल्यू उठा लेना पहले ही। तो एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आएगा, है ना। इसके अलावा A/3 भी दोनों में कॉमन आएगा, इसके अलावा D/2 भी दोनों में कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, K1 प्लस K4 बचेगा। आप देखते रहो मेरी कहानी जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। भाई ये दो कैपेसिटर हैं मेरे पास, दोनों के प्लेट एरिया A/3 हैं, D/2 गैप है दोनों में, एक में K1 भरा हुआ है, एक में K4 भरा हुआ है, सीरीज में है। तो सीरीज में फॉर्मूला ऐसे लगाते हो ना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। तो एडिशन के टाइम पे मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब जो चीज़ कट गई, एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2 एप्सिलॉन नॉट गायब हो गए। अब जो बचा उसको लिखो जरा, बस एक निकालना पड़ेगा C1, उससे सारी चीज़ें सेम पैटर्न में लिख दूंगा, दोबारा इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बचा, उस चीज़ को अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए तो वो बचा है एप्सिलॉन नॉट A/3 नीचे D/2। ठीक है भैया, K1 K4 और अपॉन में आ जाए अगर तो K1 प्लस K4। इस तरह का सेटअप मेरे पास बचा है इस दोनों को सीरीज में सॉल्व करने के बाद। तो देख लो K1 भी है, K4 भी है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2 भी है, और अपॉन में K1 प्लस K4 बचा है। ये ऐसे आया C1, यानी इन दोनों को टोटल करके निकाला तो मेरे पास सॉल्यूशन करके आया C1 का ये। अब इसी तरह से सेम पैटर्न में क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम पैटर्न में C2 निकाल लूंगा। क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे K1 K4 था तो यहाँ पे K2 K4 आ जाएगा। अगले वाले में क्या फर्क पड़ेगा, वहां पे K3 K4 आ जाएगा। मतलब K4 तो तीनों में एज इट इज है, K1 की जगह अगली बार K2 और अगली बार K3, बाकी सब कुछ सेम है, सेम प्लेट एरिया है और सेम बीच में डिस्टेंस है प्लेट की। तो देयरफॉर सिमिलरली डायरेक्ट लिखोगे अब इस चीज को। तो अब इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, C2 डायरेक्ट निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, A/3 भी आएगा, D/2 भी आएगा, एवरीथिंग विल बी सेम। यहाँ वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, K1 K4 की जगह K2 K4 अपॉन में K2 प्लस K4। इसी तरह से C3 निकाल लो। C3 क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन में D/2, सब कुछ सेम। यहाँ पे क्या आएगा, K3 K4, है ना, K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। अब ये C1 C2 C3 तीनों आ गए। तीनों को कैसे ज्वाइन करना है, तीनों के तीनों जो कैपेसिटर हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्टली ऐड ऑन कर लो इनको फाइनली। तो C इक्विवेलेंट अब जो फाइनली आने वाला है वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 को करके। हो गया आंसर हमारे पास। तीनों को जब जोड़ोगे तो जो कॉमन है कॉमन उठा लेना। तुम्हें ये वाला जो सेक्शन है बाहर एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2 वाला, ये कॉमन नजर आ रहा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट A/3 D/2 ये वाला पार्ट हमारे पास कॉमन आ रहा है तीनों के तीनों में। और ब्रैकेट लगा के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, K1 K4 अपॉन K1 प्लस K4 प्लस K2 K4 अपॉन K2 प्लस K4, ठीक है, प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4।
ठीक है, ये ऐसे आया, इसको थोड़ा सॉल्व करा, इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 मेरे पास हो गया। एप्सिलॉन नॉट ए पॉइंट डी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर एप्सिलॉन नॉट ए पॉइंट डी आए तो उसको फिलहाल अभी ऐसे कैसे छोड़ दो, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये एज इट इज आ गया। और ब्रैकेट के अंदर ये सारी कहानी K1 K4 अपॉन K1 प्लस K4, ठीक है भाई, प्लस K2 K4 अपॉन K2 प्लस K4। अब ये आंसर तुम्हारे पास मैच करके समझ में आ जाएगा तुम्हें कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास आने वाला है, K3 प्लस K4 ऐसे आ गया। ये आपके पास टोटल C इक्विवेलेंट आया है बच्चों, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, उसने ये बोला था इतना सब करने के बाद कि अगर इस सारे सब्सटेंस को हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक भर दूं, मतलब इसकी जगह सिर्फ K भर दूं तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन में जो आपका कैपेसिटेंस लिखा जाएगा तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल लिखी जाएगी, फिर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K A/2 के इक्वल लिखी जाएगी, एप्सिलॉन नॉट K पॉइंट डी के इक्वल लिखी जाएगी। इक्वल टू में ये सारा कुछ चल रहा होगा जो इधर लिखा हुआ है, तो सोचो जरा, फिर वहां पे एप्सिलॉन नॉट A पॉइंट डी से एप्सिलॉन नॉट A पॉइंट डी कट जाएगा तो K की क्या वैल्यू आएगी, K की वैल्यू जो बचेगी, ओरली बता रहा हूँ उसको लिख लेना। देखो एप्सिलॉन नॉट A पॉइंट डी से ये एप्सिलॉन नॉट A पॉइंट डी कट जाएगा ना, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ये सारा, 2/3 टाइम्स ऑफ ये सारा। अब देख लो जरा, पीछे आते हैं जरा, आया नहीं आया, कैपिटल K इज इक्वल 2/3 टाइम्स ऑफ ये सारा। तो ये लास्ट वाला जो कॉम्प्लिकेटेड सा ऑप्शन था यही आंसर आना था। अब ऐसा नहीं है बच्चे याद कर लेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो इसका ये वाला ऑप्शन होगा, क्या पता वो 3-4 ऑप्शन इसी तरह के दे दे, फिर तो फंस जाओगे ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेथड आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो नीट में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा प्रोसीजरली आपको समझा दिया। ईजिएस्ट वे होता है, जब प्रैक्टिस अच्छी होती है तो ये इनमें करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इससे ये बनाया, इससे ये, और तुरंत हमारे पास आगे जब सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से हम लोग पहुँच गए इस जगह पे। तो वैसे आंसर तो हमारा यही वाला है जो यहाँ पे खत्म हुआ है हमारा इस जगह पे, बट अगर इस वाली वैल्यू को मैं लिखूं एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन डी उसके अकॉर्डिंग कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो तो उस सिचुएशन में ये सब कट जाएंगे, क्या बचेगा, K इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ये सारी वैल्यू। तो इस तरह से ये बड़े वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं, पॉसिबल है। नेक्स्ट में ये अगेन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE में ही पूछे जाते हैं ये वाले। कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनकी ट्रिक होती है, नहीं तो इनमें घूम जाओगे, बताओ क्या करोगे। इसने बोला है कि मेरे पास 4 प्लेट ऐसे लगी हुई हैं, अरेंजमेंट है, जिनके प्लेट एरिया कितना A है और प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है D है, यानी DD डिस्टेंस है तीनों में। बताओ कैपेसिटर की टोटल वैल्यू कैसी होगी। अब कुछ भी नहीं पता सीरीज पैरेलल, क्या कर लोगे तुम, ये भी नहीं पता कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान से जरा इस बात को देख लो। प्लेट P1 है, बाय डिफॉल्ट मान लो ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट होगी। भाई 1 प्लस 1 माइनस की तो होती है, तो P पे पॉजिटिव चार्ज और Q पे नेगेटिव चार्ज। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो, ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ। प्लेट P को ट्रैवर्स करो। प्लेट P के 2 हिस्से हैं, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक नीचे नज़र आ रहा है। अब जब किसी प्लेट को चार्ज दिया जाएगा तो उसके दोनों साइड पे आएगा ना वो चार्ज, तो यहाँ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा पॉजिटिव तो बाहर भी आएगा, लॉजिक तो यही कहता है, और इस साइड भी आएगा। जिसको ये आता है उसके लिए चुटकियों का खेल है ये। ऐसे ही ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है भाई। प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हम लोगों ने P वाली पे, Q वाली पे नेगेटिव है तो Q वाली पे डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके भी 2 पार्ट हैं तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ऐसा करने से सब कहानी समझ में आ जाएगी। कर लिया। अब कैपेसिटर कैसे बनता है, 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट को मिला के कैपेसिटर बनता है, ये सुनो। तो आप ध्यान से अगर देखो तो एक कैपेसिटर तो यहाँ पे बन रहा है, सपोज इसका नाम C1 है, यस और नो। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और उसी के सामने कौन सी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, प्लेट एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो एक कैपेसिटर बन गया यहाँ पे। अब इस जगह पे कोई कैपेसिटर बन रहा है क्या इस वैकेंट प्लेस में, तो आंसर है नहीं। दोनों की दोनों नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। अगर दोनों सेम चार्ज प्लेट होती हैं, आपको याद होंगे कॉन्सेप्ट पहले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, जिस वजह से कोई चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा, कोई कैपेसिटर नहीं है, यानी अपोजिटली चार्ज प्लेट चाहिए मुझे। एक अपोजिटली चार्ज प्लेट का सेटअप नीचे नजर आ रहा है इस जगह पे, तो C2 यहाँ पे बन गया, यस और नो। अब इन कैपेसिटर की खास बात किया है कि अगर इस कैपेसिटर को देखा जाए तो इसकी एक प्लेट P से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट Q से कनेक्टेड है। इसमें भी यही है, प्लस वाली प्लेट P से कनेक्टेड है और माइनस वाली प्लेट Q से कनेक्टेड है। तो ये जो सेटअप है ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट हो गया कि सर हमारे पास इस तरह से 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है और इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट Q है और 2 कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं। ऐसे देख लो, बिल्कुल सेटअप क्लियर अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ चीज़ों की।
पॉजिटिव नेगेटिव बता देता हूँ भाई, ये वाली प्लेट प्लस वाली, ये माइनस वाली, ये प्लस वाली, माइनस वाली। ये प्लस वाली प्लेट पी से कनेक्टेड है, हाँ प्लस वाली प्लेट पी से कनेक्टेड थी। प्लस वाली प्लेट पी से कनेक्टेड है नीचे वाली, हाँ ये भी पी से कनेक्टेड है। माइनस वाली दोनों किससे कनेक्टेड हैं, क्यू से कनेक्टेड हैं। और अपोजिटली चार्ज प्लेट है, ये C1 है और ये C2 है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2। सबके प्लेट एरिया कितने हैं, A हैं, डिस्टेंस कितनी है, DD हैं। तो इसका मतलब C1 प्लस C2 जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा और C ही इसका हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2C। C1 C2 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, C और C कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, कोई डायरेक्ट्रिक तो भर ही नहीं रखा उसने बीच में, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो क्लिप वाले क्वेश्चंस इनको बोलते हैं, इनको टैकल करने का यही वे है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो और देख लो कितने कैपेसिटर तुमसे बन पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम स्टोरी चलेगी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। प्लस वाले पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देख लेंगे कि कितने कैपेसिटर बनेंगे हमारे पास। दोनों साइड पे बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सबसे आसान ट्रिक है आपको समझने के लिए, इससे इजी वे नहीं हो सकता कुछ भी। और तो इसको ध्यान से देखते रहिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। प्लस वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, माइनस वाला कर लो उसके बाद। अब भाई थिन मेटल प्लेट है ना, तो दोनों साइड पे चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ढूंढो कितने कैपेसिटर बनेंगे। एक तो यहाँ पे नजर आ रहा है प्लस माइनस की प्लेट है, तो C1 यहाँ पे बन गया। एक अब की बार यहाँ भी बना है प्लस माइनस की वजह से, C2 यहाँ पे बन गया। देख लो ध्यान से, प्लस माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक इसके नीचे नजर आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे C3 बन गया। सबके केस में देख लो, C1 की जो प्लस वाली प्लेट है वो P से कनेक्टेड है, इसकी माइनस वाली प्लेट Q से कनेक्टेड है। C2 वाले कैपेसिटर की प्लस वाली प्लेट P से कनेक्टेड है, माइनस वाली प्लेट Q से कनेक्टेड है। C3 वाले की प्लस वाली प्लेट P से कनेक्टेड है, C3 वाले की माइनस वाली प्लेट Q से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर भी किस फॉर्मेट में हो गए, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से हो गए कि पॉइंट P है और यहाँ से हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है ना, तो इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे बन गया। तो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है और ये मेरा C3 है, जिनकी वैल्यू किसके इक्वल है, C के इक्वल ही है। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे, C प्लस C, तीनों के तीनों कैपेसिटर C1 भी किसके इक्वल है, C के इक्वल है। भाई तीनों कैपेसिटेंस सेम वैल्यू के है ना, प्लेट एरिया सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो ये 3 टाइम्स ऑफ C के इक्वल हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ C का मतलब 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है। तो ये C इक्विवेलेंट हमारे पास ऐसे हो गया। इनमें से किसी में कोई डायरेक्ट्रिक भरा होता, कुछ होता, तो उस केस में C1 C2 C3 अलग अलग निकाल लेते, या उनमें जब निकाल लोगे तो वैल्यू सॉल्व करते वक्त एप्सिलॉन नॉट के साथ K भी यूज कर लेते जिसमें यूज किया हुआ होता। तो डायरेक्ट्रिक भर दे ना भरे, जैसे भी सिचुएशन होंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस भी टैकल करने आ जाने चाहिए अब तुम लोगों को। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट में ये आपका आई थिंक HC वर्मा भी दे रखा है क्वेश्चन। तो HC वर्मा वाली जो बुक आती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेयर्स शेप में, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कैपेसिटर की प्लेट है ये टोटल। मतलब एक बड़ी सी प्लेट तो इन्होंने ऐसे बना दी 3A जितने लेंथ वाली। तो इसकी लेंथ सपोज करो 3A है, ठीक है। एरिया नहीं है, प्लेट का एरिया तो उसने बोल रखा है कैपिटल A है, प्लेट एरिया A है, ठीक है। और जो दूसरी प्लेट है उस प्लेट को उसने स्टेयर जैसी स्ट्रक्चर का बनाया है। एक प्लेट तो सीधी बना दी और दूसरी प्लेट को ऐसे सीढ़ियों जैसा बनाया है। अगर लेंथ देखी जाए, यहाँ पे लेंथ कितनी है 3A है, और इसकी लेंथ ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है A, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है A, यहाँ से यहाँ तक कितनी है A। अगर इन तीनों टुकड़ों को, इसको इसको और इसको अगर ऐड करोगे तब भी 3A बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मतलब ओवरऑल 3A लेंथ यहाँ पे है, 3A लेंथ यहाँ पे है, बस इसको उसने सीढ़ियों की तरह बनाया है। हर एक स्टेयर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, B विड्थ की है। तो यानी यहाँ पे A पे हो तो B विड्थ जंप करके यहाँ पहुँचोगे, B विड्थ जंप करके यहाँ पे पहुँचोगे। अच्छा, पूछा क्या है, द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज A। हर एक स्टेयर की जो विड्थ है, चौड़ाई आपको नजर आ रही है, A है, हाँ, और जो हाइट है वो B है, बिल्कुल ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपसे पूछा कैपेसिटेंस कितना है इस अरेंजमेंट का। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, लेट हैव अ लुक। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था जहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये मेरे पास P पॉइंट हो गया और इस साइड पे मेरे पास कोई Q पॉइंट हो गया। इस तरह से कनेक्शन होगा। यहाँ पे अब 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, देखना बच्चों ध्यान से। एक तो ये बन रहा है, अगर मैं ऐसे पार्टीशन करूँ, ठीक है, एक उसके बाद ये बन रहा है, तो एक तो ये वाला बन गया, एक ये बन गया, और तीसरे वाला कौन सा है, तीसरे वाला ये लास्ट वाला बन गया। और कैसे कॉम्बिनेशन में,
इस फॉर्मेट को अगर अरेंज किया जाए तो वापस ऊपर से आते हैं, ये मेरे पास ठीक है पॉइंट P है, ये नीचे वाली साइड से मेरे पास क्या है, नीचे वाली साइड से पॉइंट Q है, और इस तरह से अगर अरेंज करें तो यहाँ पे निकल के ऐसे जाएंगे कि सर एक कैपेसिटर तो ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, एक कैपेसिटर यहाँ पे इस तरह से आ गया, प्लेट एरिया सब कुछ अलग अलग आएगा, अभी वो बता दूंगा कैसे कैसे है, और एक कैपेसिटर निकल के मेरे पास ऐसे आ गया। इस तरह का फॉर्मेट है या नहीं है, जहाँ पे दो प्लेट एरी, देखो एक प्लेट एरी, एक प्लेट इसके नीचे है, बिल्कुल साफ साफ देख लो। अगले वाले केस में जो ये दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये नज़र आ रही है और दूसरी प्लेट ये रही है। अब देखो इनके बीच में गैप तो D है, तो इसका मतलब यहाँ वाले केस में जो प्लेट गैप है वो कितना है, D है। बट दूसरे वाले केस में जो ये प्लेट गैप है इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, पेंसिल का ध्यान रखना कहाँ पे आपको ये मार्किंग नज़र आ रही है, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये जो टोटल गैप आएगा इसके बीच में कितना आएगा, D तो ये पहले से था, B ऊंचाई ये वाली भी हो जाएगी, तो D प्लस B, तो टोटल इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो गैप आएगा, जिसमें इस वाले गैप की इस ऊंचाई की मैं जो बात कर रहा हूँ वो कितनी आ जाएगी, D प्लस B आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ D प्लस B। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में देखो फिर अगली प्लेट ये दोनों हो गई, इनके बीच में गैप कितना है, तो D तो ये था, एक B वाली सीढ़ी ये जुड़ गई, एक B वाली सीढ़ी ये जुड़ गई, तो टोटल गैप कितना हो गया, D प्लस 2B हो गया। तो यहाँ पे प्लेट के बीच में गैप आ गया D प्लस 2B। ठीक है, प्लेट का गैप फाइनल हो गया। एरिया की बात करते हैं बच्चों, एरिया की बात कैसे करेंगे, जो फ्लैट प्लेट थी उसका टोटल एरिया A था, अब ये 3 टुकड़ों में टूट गया कैपेसिटर, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, तो प्लेट एरिया कितना कितना हो जाएगा, A/3 यहाँ पे हो जाएगा, A/3 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लेट एरिया A/3 यहाँ पे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से हमारे पास प्लेट एरिया इतना इतना हो जाएगा, ये प्लेट एरिया उसने लिख के दे रखा था यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमारे पास ये टोटल प्लेट की लेंथ है, इससे हमें कुछ करना नहीं है, तो प्लेट एरिया हमारे पास इस तरह से हमारे टर्म्स में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों जो मेरे पास कैपेसिटर आए हैं, इन तीनों के तीनों कैपेसिटर को जब मुझे ऐड करना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दूंगा। तो सपोज ये वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, अगले वाले का C2 है, अगले वाले का क्या है C3 है, तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे, तो C1 C2 C3 निकाल के तीनों को ऐड ऑन कर लो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा, इतना कंफर्म हो गया कि तीनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा। अब C1 C2 C3 कैसे निकालेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट K तो उसमें है नहीं, डायरेक्टर कांस्टेंट तो उसने कहीं पे बाहर नहीं रखा यहाँ पे किसी भी जगह पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K को भूल जाओ, A प्लेट एरिया A कितना है, A/3 है ना, अपॉन में D, डिस्टेंस कितनी है प्लेट के बीच में, D ही है C1 की अगर बात करें तो ये पैरामीटर यहाँ लिखे हुए हैं। अगले वाले के केस में ये है हमारे पास, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लस एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A/3 अपॉन में D की जगह D प्लस B है। नेक्स्ट वाले केस में एप्सिलॉन नॉट A/3 D की जगह D प्लस 2B है। तो ऐसे पैरामीटर चल रहे हैं, जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन उठा लो। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/3 कॉमन आ गया हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर बचा 1/D प्लस 1/D प्लस B, ठीक है, प्लस 1/D प्लस 2B। एलसीएम ले लो यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो कर सकते हो बस। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया उसका दिया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में तीनों के तीनों बॉक्सेस एलसीएम में आ जाएंगे, D भी आ जाएगा, D प्लस B भी आ जाएगा, और D प्लस 2B भी आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ पे आएगा D प्लस B, D प्लस 2B, एलसीएम सबको लेना आता है। यहाँ पे क्या आएगा, D और D प्लस 2B। नेक्स्ट वाले पे क्या आएगा, प्लस में D और D प्लस B। तो इस तरह से हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हैं भाई, ब्रैकेट खोल लो, और कोई इसमें इलाज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो D स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में जैसे भी चाहो वैसे ओपन कर लो, तो ये D स्क्वायर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट में जब ओपन करोगे तो यहाँ पे 2BD आ जाएगा, 2BD प्लस BD हो जाएगा 3BD, तो 3BD या DB जो भी लिखोगे वो आ गया, प्लस 2B स्क्वायर। ठीक है, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना कॉपी पे। तो D स्क्वायर प्लस 2BD, ठीक है, तो 2DBBD जो भी लिखोगे वो लिख लेना, प्लस D स्क्वायर प्लस BD, है ना, अपॉन में एज इट इज D प्लस B और D प्लस 2B। ऊपर वाली चीज़ पे काफ़ी सारे डेटा कलेक्ट हो जाएगा एक जगह पे, उसको इकट्ठा करके लिख लेना, एप्सिलॉन नॉट A/3। हाँ जी बच्चों, D स्क्वायर 2D, ये 2B स्क्वायर है, सॉरी, D स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3D स्क्वायर हो गया, तो 3D स्क्वायर प्लस में 3DB 2DB 3 और 2 5 और 1 6 DB हो गया, प्लस 2B स्क्वायर, ठीक है, 2B स्क्वायर एक यहाँ पे है, और आई थिंक 2B स्क्वायर और कहीं पे नहीं आ पाया है, 2B स्क्वायर सिर्फ एक ही जगह पे बचा है, तो 2B स्क्वायर हमारे पास एक जगह पे हो गया।
अपॉन में जो डब्बे आए हैं वो डब्बे फिर किसी लिख दो डी प्लस बी और डी प्लस टू बी। ठीक है भैया, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, कैलकुलेशन करवा लिए मैथमेटिकली, डेटा सॉल्व करना आना चाहिए, यही मेरा ऑप्शन है। और कॉम्पिटिशन्स में ऑप्शन तुम्हें इस तरह के ही नजर आएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं करा है, ऐसे क्वेश्चन को पहले ऐसे टैकल कर लिया, बस सारा खेल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस थी उसका था, और फिर तीनों को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करके ऐसे निकाल लिया। ठीक है, चलो अब ये होमवर्क की तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है, आपको ये सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे जो एनर्जी है वो मिली जूल में है, तो कन्वर्ट कर लेना 160 इंटू 10⁻³ जूल से, मिली जूल दे रखी है। ठीक है, जो जो पूछा है वो आप नोट करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। आंसर्स पूछने फिर मुझसे पूछ लेना बाद में आंसर। इसके बाद ये जेई मेंस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ टोटल सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है। अब देखते हैं आपको सीरीज पैरेलल कितने अच्छे से समझ में आया है। इस पूरे सेटअप को सिर्फ सॉल्व करके टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है और लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर आएगा 2.4 माइक्रोफैरड। सॉल्व करके देखिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में ये वाला इजी सा क्वेश्चन क्या बोला है, 4 कैपेसिटर हैं, C1 जो है वो C के इक्वल है, C2 2C के इक्वल है, ये 3C के इक्वल है, ये 4C के इक्वल है, सारी वैल्यू दे रखी हैं। आपसे पूछा है जो चार्ज स्टोर होगा C2 और C4 पे, C2 हमारे पास ये रहा, C4 मेरे पास ये रहा, इन पे जो चार्ज स्टोर होगा उसका रेशो बताना है। मतलब कि चार्ज स्टोर जो C2 पे होगा वो ऊपर आएगा और चार्ज स्टोर जो C4 पे होगा वो नीचे आएगा, ये रेशो बताना है। और रेशो कितना आएगा, ये 22/3 आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ऐसा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने को दिया था, जहां पे अपने हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकाला था भाई, चारों के चारों पे निकाला था। तो आप क्या करोगे, यहां पर भी ऐसी चार्ज निकाल के रख लेना। आपको बस C2 और C4 के चार्ज से मतलब है, तो इन दोनों के चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको करना तो तब भी उतना नहीं पड़ेगा भाई, चार्ज चलाओगे अगर, तो यहां से Q अमाउंट का चार्ज चलाओगे, इस पॉइंट पे आके Q1 Q2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Q1 Q2 में से जो Q2 जाएगा ऊपर वही C2 में से जाएगा, Q1 C4 में से जा ही रहा है, दोनों का रेशो निकाल लेना, बड़े आराम से हो जाएगा। मतलब जिन्होंने वो 2 क्वेश्चन कर रखे थे उनका हो पाएगा, जिन्होंने वो 2 क्वेश्चन नहीं करे उनका एक क्वेश्चन नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था और एक घर से करने को दिया था, दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। जिन्होंने वो कर लिए तो वो इसको भी बड़े आराम से क्रैक कर लेंगे, ये भी ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस ये हैं करने के लिए, क्योंकि खत्म हो गया कैपेसिटर, जितना भी पढ़ाना था सब कुछ मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब तुम्हारे ऊपर है तो कि तुमने कितनी अच्छे से मेहनत की है उन चीज़ों के ऊपर, जो तुम्हें होमवर्क दिए गए थे तुमने होमवर्क प्रॉपर्ली करें या नहीं करें, या जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करी या नहीं करी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। दोनों डेरिवेशन कर चुके हैं। उसके बाद पूछा है if fully charged parallel plate capacitor is connected across an uncharged identical capacitor, एक चार्ज को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, शो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज लेस देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिंगल कैपेसिटर। तो शुरुआत में जो एनर्जी आएगी भाई सबकी वैल्यू मान लेना, चार्ज Q, कैपेसिटेंस हमारे पास C, वोल्टेज V, तो UI निकालनी है, UF निकालनी है, और ये दिखाना है कि UF की वैल्यू हमारे पास हमेशा कम होती है UI के कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हो चुका होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए ही क्वेश्चन है। पूरा ये क्वेश्चन जो है ना A और B पार्ट में 5 नंबर में आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम्स में ही। इसके बाद 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको करोगे, फाइंड द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल पहले है, सीरीज बाद में है, ऑफ द 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2। C1 C2 की कैपेसिटेंस का रेशो दे रखा है 1:2। तो C1 को क्या मान लोगे, C1 को x मान लोगे, तो C2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतनी मैथ्स तो सबको आती है, तो इस तरह से मान के हम लोग आगे इसको प्रॉफिट कर लेंगे। आपको क्या करना है, कंडीशन दे रखी है कि दोनों में एनर्जी स्टोर जो है इक्वल हो जानी चाहिए। तो दोनों की एनर्जी स्टोर वाले डेटा को इक्वल रख लेना। सपोज पहले वाले केस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे ½ है, दूसरे वाले में भी ½ है, तो आराम से हमारे पास V1 V2 के रेशो निकल के आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ½ में C1 V1 का स्क्वायर करोगे, ½ C2 स्क्वायर में C2 V2 का स्क्वायर करोगे, दोनों एनर्जी उसने बराबर रखने को कहा है, वहां से V1 V2 का रेशो चुटकियों में निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है चीज़, देखते हैं आपका ये इसमें आंसर क्या मिलेगा, आपकी क्या रिव्यूज़ हैं बताइएगा मुझे से, कि इफ़ द प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर बी सडनली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर व्हाट विल हैपन। 2 कैपेसिटर की प्लेट थी, बढ़िया से चार्ज कर रखा था हमने इन प्लेट्स को, और हुआ क्या, अचानक से मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया किसी तार के जरिए, तो होगा क्या इस सिचुएशन में, तो ये आपको बताना है।
ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, बहुत सारे होमवर्क से करने को दे दिए हैं। तो इसके बाद पूरा कैपेसिटर खत्म हो गया और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो यूनिट है हमारी, जिसमें एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 2 सबसे लेंदी चैप्टर आते हैं। एनसीईआरटी में भी ओपन करके देखना, लगभग 50-51 पेज के आसपास तो आपका चैप्टर नंबर 1 दे रखा है और 42 पेजेस के आसपास चैप्टर नंबर 2 दे रखा है। तो वहाँ तक की सारी स्टोरी और बहुत सारी वैरायटी के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन सारे कवर अप करा दिए हैं। इसके बाद अब 2-3 दिन का गैप ले लीजिए, आराम से सारा कुछ नोट करके इसको रिवाइज करिए। 2-3 दिन के बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो।